हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। तो मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथमेटिकल लॉजिक के एक और नए लेक्चर में, कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, राइट। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उससे देखिए, दैट विल बी माई लिटिल बिट रिकमेंडेशन टू यू। तो कैसे देखें पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे पहले जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 3 को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन इन दोनों लेक्चर्स में। तो हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस से, देन वी हैव गॉन फॉर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस। उसके बाद हमने देखा था ओपन सेंटेंस, राइट। फिर स्टेटमेंट, फिर इसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट, फिर इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, फिर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 3 के साथ जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारे हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस लेक्चर के बाद जो नया लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो उसमें एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट का, कंपाउंड स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म वाला पार्ट है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं using, yes, simple statements are denoted by, you can observe here that simple statements are denoted by symbols such as p, q, r, s and etc etc। और लॉजिकल कनेक्टिव्स का सिंबल तो आपको पहले से ही पता है, राइट। ये 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट को हम किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करना भी सीखा था, राइट ना। तो आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल आप देख रहे हो, इंडिया इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। अब इस पहली बात तो ये कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो पहली बात ये नेगेशन है, राइट। इन दिस इज नेगेशन बिकॉज इट हैज नॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो ये नेगेशन है और इसे हमें अगर कंपाउंड इसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो सिंपल स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जो सिंपल स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या है मालूम है, इंडिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट में कभी भी कोई लॉजिकल कनेक्टिव नहीं आएगा। तो मैं इसमें जो लॉजिकल कनेक्टिव है नॉट, उसको अगर निकाल दूं तो मुझे सिंपल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इंडिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ, इंडिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसा हमने बोला था कि सिंपल स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी, क्यू, आर, एस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है तो इसको पी से डिनोट करेंगे, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट है तो एक को पी से दूसरे को क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, इसको हमने पी मान लिया, ठीक है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, तो पी का मतलब इंडिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो इंडिया इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री मतलब पी का नेगेशन। तो पी का नेगेशन कैसे बताएंगे, नेगेशन पी, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला वाला एग्जाम्पल काफी इजी था। अब इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, और, ठीक है। तो और मतलब डिसजंक्शन है ये, ठीक है, और से डिसजंक्शन फॉर्म होता है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला काम ये है, सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है, मिल्क इज वाइट फर्स्ट एंड ग्रास इज ग्रीन इज द सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मिल्क इज वाइट इज द फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट एंड ग्रास इज ग्रीन इज द सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट। तो पहले वाले को क्या मान लेंगे, पी, ठीक है, और दूसरे को क्या मानेंगे, क्यू। फर्स्ट वाले को पी एज्यूम किया, सेकेंड वाले को क्यू एज्यूम किया। देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो क्या आएगा, देखो बहुत सिंपल है ये। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट पी है, फिर और फिर क्या आएगा, क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, मिल्क इज वाइट के लिए पी, पी फिर और का सिंबल, फिर ग्रास इज ग्रीन के लिए क्यू। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, पी और क्यू। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। हाँ, तो अभी हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, पेरिस इज इन इंग्लैंड एंड रोम इज इन इटली, बराबर है। तो पेरिस इज इन इंग्लैंड, ये इसका पहला सिंपल स्टेटमेंट होगा इसमें, एंड रोम इज इन इटली, ये इसमें सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट होगा। तो पेरिस इज इन इंग्लैंड को हम एक काम करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको लेट्स से ये फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट ये पी हो गया। रोम इज इन इटली, ये सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट, इसको हमने क्या मान लिया, क्यू। बीच में कौन सा कनेक्टिव आया, एंड। एंड मतलब क्या, एंड से क्या बनता है, कंजंक्शन। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पेरिस इज इन इंग्लैंड, इसको अज्यूम करेंगे पी, ठीक है, एंड रोम इज इन इटली, इसको अज्यूम करेंगे क्यू। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनता है फिर, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो पेरिस इज इन इंग्लैंड के लिए पी, फिर एंड आया यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड। तो एंड के लिए क्या आएगा, ये एंड का सिंबल, फिर रोम इज इन इटली, इसके लिए क्या आएगा, क्यू। ठीक है, तो इट्स पी एंड क्यू। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल सक्सीड। ओके, तो इसमें पहले सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, या पहले लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, तो लॉजिकल कनेक्टिव इज इफ देन। अच्छा, इफ देन से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, तो वी नो दैट इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन यूज हुआ है। तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, तो पहला सिंपल स्टेटमेंट इसमें है आई वर्क हार्ड, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है आई विल सक्सीड। तो आई वर्क हार्ड, इसको हम लोग क्या मानेंगे, पी, फिर आई विल सक्सीड, इसको अज्यूम करेंगे क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बिकम्स, क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा, इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल सक्सीड। तो इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, इफ के बाद लिखा हुआ है आई वर्क हार्ड, तो उसको पी से डिनोट करो, उसको पी माना है हमने, राइट, तो पी आ गया। फिर देन की जगह पे लिखो इम्प्लाइज, मतलब इम्प्लाइज का सिंबल, क्योंकि इफ देन में कौन सा सिंबल आता है, इफ देन में जो सिंबल आएगा वो सिंबल ये है ना, ये सिंबल है, राइट। ठीक है, तो इम्प्लाइज का सिंबल, फिर इसके बाद में देन के बाद क्या लिखा हुआ है, आई विल सक्सीड, इसको क्या अज्यूम किया हमने, क्यू। तो ये हो गया क्यू, तो ये बन गया पी इम्प्लाइज क्यू। मैंने पहले बताया था कि ये जो नोटेशन है इसको रीड क्या करना है, इम्प्लाइज। ठीक है, ओके। तो अभी अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ इंडिया विन द मैच इफ एंड ओनली इफ रोहित स्कोर्स सेंचुरी। तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब कौन सा टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ, बाय कंडीशनल। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो इसमें दो काम करना पड़ता है। पहले तो आपको लॉजिकल कनेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट इसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या है इसके अंदर। पहला सिंपल स्टेटमेंट है इंडिया विन द मैच,
एंड सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट है रोहित स्कोर्स द सेंचुरी। तो इंडिया विन द मैच, ठीक है, और सेकेंड है रोहित स्कोर्स द सेंचुरी। तो फर्स्ट वाले को पी मानेंगे, सेकेंड को क्यू मानेंगे, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, तो कैसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है अभी इधर, तो इंडिया विन द मैच मतलब पी, ठीक है, तो पी लिखेंगे पहले। फिर इफ एंड ओनली इफ आया, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है, ये सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लाइज। तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल, फिर उसके बाद में रोहित स्कोर्स द सेंचुरी है ना, इसको क्या बोला है हमने, क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो आपने इस देख लिया कि हमने इस तरीके से सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स का सिंबॉलिक फॉर्म सीख लिया है, हर टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म सीख लिया है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है वो हमने अभी सीख लिया है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कि सिंपल स्टेटमेंट है कुछ इस फॉर्म में, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं लाइक लेट्स से पी एंड क्यू, ठीक है, दो सिंपल स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। और अभी हमें क्या करना है, इनका नेगेशन, डिजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन सपोज हमें लिखना है। तो नेगेशन लिखना है, राइट। तो नेगेशन का मतलब होगा, सपोज मुझे पी का नेगेशन लिखना है, स्टेटमेंट जो पी है उसका नेगेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नेगेशन पी, और रीड क्या करना है, नेगेशन पी, या फिर आप इसको नॉट पी भी बोल सकते हो, राइट, यू कैन रीड इट एज नॉट पी ऑल्सो। अगर क्यू का नेगेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, नेगेशन क्यू, क्लियर। इसके बाद अगर आपको डिसजंक्शन रिप्रेजेंट करना है या डिसजंक्शन फॉर्म करना है पी एंड क्यू का, मतलब पी एंड क्यू के हेल्प से डिसजंक्शन फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म होगा, पी और क्यू, राइट। तो रीड भी ऐसे ही करना है, पी और क्यू, ठीक है। अगर कंजंक्शन फॉर्म करना है तो पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, रीड कैसे करेंगे, पी एंड क्यू, ओके। इसके बाद अगर आपको इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपको इम्प्लीकेशन फॉर्म करना है पी एंड क्यू में, तो कैसे होगा, पी, पहले पी आएगा, फिर इम्प्लाइज, फिर क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसको रीड करेंगे पी, फर्स्ट वाले को रीड करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब इसको कैसे रीड करना है, पी इम्प्लाइज क्यू, बराबर है। और इसके बाद ये जो क्यू इम्प्लाइज, ये जो है इसको कैसे रीड करना है आपको, क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। तो ये था हमारा इम्प्लीकेशन। अब इसके बाद हमें फॉर्म करना है डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, पहले पी लिखो, कोई एक स्टेटमेंट पी, फिर डबल इम्प्लाइज, फिर क्यू, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करना है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं अभी कि हमारे पास क्विकली मैं समझा रहा हूं कि दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट S1 और दूसरा स्टेटमेंट S2, ठीक है। तो पहले इनका डिसजंक्शन फॉर्म करना है, तो डिसजंक्शन कैसे लिखेंगे, नॉर्मली कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, राइट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये हो गया आपका डिसजंक्शन। कंजंक्शन फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब S1 एंड S2,
ठीक है। अगर कंडीशनल फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इफ S1 देन S2, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकंड स्टेटमेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इफ सेकंड स्टेटमेंट देन फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से क्या फॉर्म होगा? इंप्लीकेशन। और डबल इंप्लीकेशन फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें क्या देखना है कि किसी भी, देखो, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब पहले तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है पहले वो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कैसे होता है वो हमने देखा, उसके बाद में कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा। लेकिन ये सब कर क्यों रहे? कंपाउंड स्टेटमेंट डिफाइन करके उसे फॉर्म करना सीखा, फिर उसका फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी देखा हमने। तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ये जो हमने अभी तक जितना भी कुछ प्रोसेस देखा, ये सब का पर्पस था कि हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये सब कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि देखो हमने इसके पहले सिंपल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना सीखा, राइट? एक सिंपल स्टेटमेंट दिया होगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी हमने देखा है कुछ एग्जांपल्स में। तो अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो क्या होता है कि आपको पहले कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं जिनका ट्रुथ वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स का मतलब जैसे P एंड Q दो स्टेटमेंट्स है मान लो, तो P का नेगेशन, मतलब आपको नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए इन जनरल। फिर डिसजंक्शन का ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए, कंजंक्शन का ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए, इंप्लीकेशन का, डबल इंप्लीकेशन का। तो अगर P मान लो कोई स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन P। तो हम नेगेशन P के ट्रुथ वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग P और Q के ट्रुथ वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। फिर P एंड Q के ट्रुथ वैल्यूज को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q एंड फिर फाइनली P डबल इम्प्लाइज Q। तो इस तरीके से हम इन सभी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यूज डिस्कस करेंगे। ट्रुथ वैल्यू डिस्कस करने का मतलब इनके सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास P Q। ठीक है, ऐसे ही दो स्टेटमेंट है और हमें पता नहीं कि ये P एंड Q का एग्जैक्ट ट्रुथ वैल्यू क्या है। अगर एग्जैक्ट ट्रुथ वैल्यू क्या है नहीं मालूम और गेस करना पड़े तो कैसे कैसे गेस कर सकते हैं? तो अब जैसे हमें फाइंड करना है ट्रुथ वैल्यू ऑफ P और Q, P एंड Q, P इम्प्लाइज Q एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो तो इसके लिए हमें अगर P और Q का ट्रुथ वैल्यू चाहिए, मान लो P और Q का ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो हमें इसके लिए P का ट्रुथ वैल्यू एंड Q का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब P एंड Q का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, राइट? एग्जैक्टली क्या है मालूम नहीं है, तो यहां पे हम गेस करेंगे। तो गेस कैसे होगा? तो मान लो कि P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, पहला केस कि P ट्रू है Q ट्रू है, ऐसा मान लिया। बट सिर्फ यही होगा ऐसे जरूरी नहीं है ना, कुछ और भी हो सकता है। मतलब और मतलब क्या होगा? अदर केसेस क्या होंगे? P is true, Q can be false, or P is false, Q can be true, or P is false and Q is false. So these are the four different cases for the truth values of P and Q, right? These will be the four different cases for the truth value of P and Q. Okay, so now we have to find out the truth value for P or Q, P and Q, P implies Q, as well as the truth value of P double implies Q. Okay, तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखो, वी हैव मेड सर्टेन टेबल्स।
we have made the tables from which we can get the truth value of P or Q, P and Q, P implies Q and P double implies Q, and those tables are called standard truth table. Acha, truth table means what? A table which gives you all possible truth value of a given compound statement. A table which gives you all possible truth values of a given compound statement is called a truth table. Okay, so अभी हमें क्या करना है कि P और Q, P and Q, P implies Q and P double implies Q का सबका respective standard truth table study करना है. And once we understand these standard truth tables, then the further part of the chapter is very easy, because now the whole chapter is basically dependent on the knowledge of these standard truth tables. Okay, so let's see them one by one. Okay, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग. ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल में तो सबसे पहला जो ट्रूथ टेबल होगा वो किसका होगा? नेगेशन का. ठीक है, तो नेगेशन में क्या होगा कि मान लो कि लेट्स से दैट P इज अ स्टेटमेंट, सो इट्स नेगेशन इज नेगेशन P, राइट? ये तो दिस थिंग वी नो, राइट? ओके, now we have to find out all possible truth values of negation P. so negation P का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है P के ट्रूथ वैल्यू पर. ओके, तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? तो P इज अ सिंगल स्टेटमेंट, ओनली सिंगल स्टेटमेंट. सो अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है. जो P है वो एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है. तो P के लिए दो ही पॉसिबिलिटी आएगा, ट्रू फॉल्स. नाउ नेगेशन में क्या होता है कि अगर P का ट्रूथ वैल्यू T है तो नेगेशन P क्या होगा? तो नेगेशन P होगा F, मतलब T का नेगेशन F. ठीक है, T का नेगेशन क्या आएगा? F. ओके, उसके बाद नेगेशन ऑफ F, अब हमें F का नेगेशन लेना है. ठीक है, तो अभी F का नेगेशन लेना है, तो F का नेगेशन क्या आएगा? T. वेरी सिंपल. तो इट्स वेरी सिंपल, T का नेगेशन F होगा, F का नेगेशन T होगा. ठीक है, सो दैट्स द टेबल ऑफ नेगेशन, वेरी इजी. नाउ द नेक्स्ट टेबल इज टेबल ऑफ डिसजंक्शन, दैट इज अ टेबल ऑफ और. तो और में हमें पता है कि वी नीड टू स्टेटमेंट्स, मतलब डिसजंक्शन फॉर्म करने के लिए वी नीड टू स्टेटमेंट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज P, सेकंड इज Q, so that is their disjunction will be given by P or Q. Okay, now if we have two statements P and Q, if we discuss all the possibilities of their respective truth values, so there can be four possibilities. So it can be like P true, Q true, second possibility P true, Q false, third possibility P false, Q true, or P false and Q is also false. Now look at the pattern. Now remember this pattern. So basically क्या हो रहा है कि P में दो बार T लिखा, फिर दो बार F लिखा. Okay, this is the pattern. And Q में TF, TF. So in this way you have to remember the pattern for P and Q regarding to their truth values. ठीक है, तो P में क्या करेंगे? T, T, F, F and Q में T, F, T, F. So remember this pattern, right? Now or. So what happens? यहाँ पे अभी हमें P और Q का ट्रूथ वैल्यूज लिखना है. ओके, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है? P ट्रू, Q ट्रू. तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर P है, इधर Q है, तो यहाँ पे क्या है? P और Q है. तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो यहाँ क्या आएगा? T और T. क्या आएगा इधर? T और T. तो जस्ट रिमेंबर T और T इज T. T और T क्या होगा? T. देन नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, T और F. T और F क्या होगा? T और F इज T. ठीक है, थर्ड केस F और T, तो इट इज वंस अगेन T. एंड फोर्थ केस F और F. फोर्थ केस इज F और F. सो F और F क्या होता है? F होता है. ठीक है, सो दैट्स द टेबल ऑफ डिसजंक्शन. अच्छा, ये टेबल में क्या हो रहा है कि इफ यू just carefully observe, when both are true, or is true, disjunction is true. When one is true, second is false, then is true, then we get true. If first is false, second is true, then also we get true. When both are false, then only we are getting false. So it means that in the table of disjunction,
in the table of OR, what is happening? If any one of the statement is true, in these three cases, you see that here both are true. Here in the second one, this is true. In third one, this is true, right? So if any one statement is true, in the case of OR, the value becomes true. You can see that. ठीक है, तो और में क्या होगा कि अगर दो स्टेटमेंट का और ले रहे हैं, उसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. सो दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ और टेबल. ठीक है. So now we will discuss the next table, that is a table of AND. Okay, now अभी आप ये वाले पार्ट पे ध्यान मत दो, ये जो ये टेबल है अभी इस पे ध्यान मत दो. Now focus on this table only, the table of AND, that is a table of conjunction. So क्या होता है? So conjunction is basically कैसे डिनोट करते हैं? तो if we have two statements P and Q, तो conjunction is denoted by P and Q. Okay, it's very simple. तो अभी क्या करना है? P के कॉलम में क्या आएगा? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि you have to fill T T F F. In the column of Q you have to fill T F T F. So AND में क्या होगा? Now, so first case T and T, right? So T and T becomes T. Second case T and F is F. Okay. Third case F and T is basically F. And fourth case F and F is F. So in the table of AND what happened? In the table of AND what just happened now? कि AND में ये होता है कि if any one of the statement is false, you can observe here. If you look at this second case, one is Q is false, result is false. In third case, P is false, result is false. And in fourth case, both are false, result is false. It means that in the case of AND, if we take the AND of two statements, और उसमें से suppose if anyone becomes false, then the whole value becomes false. ठीक है, तो ये AND में होगा. इसके पहले और बताया था मैंने, तो और में क्या बोला कि दो स्टेटमेंट का अगर और लेते हैं, इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू द होल वैल्यू इज ट्रू. बट एंड में क्या होगा कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड है, इफ एनी वन ऑफ द वैल्यू इज फॉल्स, देन द होल थिंग इज फॉल्स. Now we will discuss the table of implication, that is the table of conditional statement. ठीक है, तो once again the same thing, P and Q are two statements, their implication is P implies Q. So in the column of P we have to write T T F F. In the column of Q we have to write T F T F. Right now in the case of implies क्या होगा? implies कैसे फॉलो करना है? तो फर्स्ट केस देखो, T implies T, this is T, this is T. तो यहाँ पे क्या आएगा? T implies T. So T implies T is T. Second case, T implies F. So this is F. Remember, this is very important. In the case of implies, if first statement is T, second is false, first is true, second is false, then the whole value becomes false. ठीक है, just remember this. You have to just remember this. Okay, just learn it like this. So in the case of implies, if we have T implies F, this is very exclusive condition in the table of implies. If T implies F, then only F. Otherwise, all the cases are true. That means in the third case, F implies T. F implies T is T. And in fourth case, F implies F is also T. So in the case of in the table of implication, you can observe that in the second case where we have T implies F, then only the value is F. Otherwise, in all the cases, the value is T. Okay, so implies में false कब आएगा? When first statement is true, second is false. जब true implies false होगा, then only we have false. Otherwise, it is always true. Okay. Now we will see the table of double implication. Okay. तो डबल implication में basically क्या होगा? First statement is P, second is Q, तो उनका double implication क्या होगा? P double implies Q.
अच्छा, पी के कॉलम में क्या लिखना है, टी टी एफ एफ, क्यू के कॉलम में टी एफ टी एफ, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन में क्विकली बताता हूँ क्या होता है। डबल इम्प्लीकेशन में व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर हैविंग सेम ट्रुथ वैल्यूज, मतलब केस नंबर 1 बोथ आर ट्रू, केस नंबर 4 बोथ आर फॉल्स। तो ये दोनों केस में क्या होगा, डबल इंप्लाइज का ट्रुथ वैल्यू टी आएगा। टी टी कहने का मतलब ये है कि टी डबल इंप्लाइज टी इज टी, ओके, एंड एफ डबल इंप्लाइज एफ इज ऑल्सो टी। यानी दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिकल है, सेम है, ट्रू ट्रू, तो डबल इंप्लाइज विल बी ट्रू, false false, then also double implies will be true. But if we look at case number 2 and case number 3, here the statements are having different truth values. तो जब स्टेटमेंट्स का डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू होगा तो डबल इंप्लाइज का ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टी डबल इंप्लाइज एफ डिफरेंट है दोनों ट्रुथ वैल्यू, तो डबल इंप्लाइज का ट्रुथ वैल्यू एफ आएगा। देन एफ डबल इंप्लाइज टी, दोनों फिर से डिफरेंट है ट्रुथ वैल्यूज, तो डबल इंप्लाइज का ट्रुथ वैल्यू एफ आएगा। तो डबल इंप्लीकेशन याद रखना बहुत इजी है, व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ट्रुथ वैल्यू इज टी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ऑल्सो ट्रुथ वैल्यू इज टी, अदरवाइज दे आर फॉल्स। मतलब ट्रुथ वैल्यू अगर सिमिलर है तो टी लिखेंगे और ट्रुथ वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो एफ लिखेंगे, ठीक है। So that's the table of double implication, and with this we have completed all the standard truth tables. Okay, so now we have completed the concept required for the exercise 1.1. yes, textbook का जो exercise 1.1 है उसके लिए जो भी concepts चाहिए थे that we have completed all. so इसके बाद हम लोग exercise 1.1 के question solve करेंगे। तो वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, वो जो एक्सरसाइज 1.1 होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें आप एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं इसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये लंबा हो चुका है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप वेट कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने का। तो आई होप आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया फॉर द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज 1.1 ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए सब लोग। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो से कॉन्सेप्ट सब समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, एंड हाँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट भी करना कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है। तो अच्छा लगे तो अच्छा वाला कमेंट करो, अगर कुछ आपको लगा कि कुछ कमी है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो और उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर दो, तो आपको मैं जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और एक और मैं बात बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है इस चैनल पर 11th-12th मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेई, एंड मैं ट्राई करूँगा कि सीईटी के भी जो कंटेंट है उसको भी मैं प्रोवाइड करूँ। तो इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लग रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे। मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोग की तरफ से सपोर्ट किस तरीके का हो सकता है कि सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं जो सीरियस कंटेंट चाहते हैं तो उनके साथ ये शेयर कीजिए, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने पूरा जो कंटेंट है 1.1 के लिए सब कुछ मैंने बताया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो शेयर कर दो इस वीडियो को, सबके साथ फैला दो, पूरे मुंबई क्या यार पूरे महाराष्ट्र में फैला दो, जहाँ भी जितने भी बच्चे हैं सबको जाने दो और सबको पता चलने दो कि भाई ये चैनल ऐसा है जहाँ पे आपको मैथ्स का सीरियस कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते जाएंगे और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनको अगर आप देखते जाओगे तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विल मेक श्योर दैट आपको सारी चीज़ें मिल जाए।
तो स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, विद द क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय, नमस्कार।